हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। सो गाइस, तो मैं एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूं सी लैंग्वेज के ऊपर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इवन ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं, हम मल्टीपल्स क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। So guys, तो आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। लेकिन मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन देना चाहूंगा। पिछले क्लास में हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। हमारे सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं: डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये 3 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसको हम एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली हम उसको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में एक प्रोग्राम दिया था और वो प्रोग्राम यहाँ पे बता रहा है कि 2 नंबर है और उन दोनों नंबर्स को ऐड करने हैं वेरिएबल में स्टोर करके। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाएगा इसके बारे में मैं आपको एक प्रोग्राम भी रखूंगा सामने और वो तीनों स्टेटमेंट्स को इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि वहाँ इंस्ट्रक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्राम सामने आ चुका है। पहला जो स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो होते हैं हेडर फाइल। ठीक है, ये जो 2 इंक्लूड किए गए हैं फाइल है इसको हम लोग हेडर फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडर फाइल हो चुका है। इसके बाद जैसे मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ हमें 3 स्टेप में 3 हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। जो कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आता है, ये आ रहा है हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा पहला आ रहा है ये है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, हम इसको बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो 2 वैल्यू लिए गया है, ये 2 वेरिएबल्स जो हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखे हैं, num1 एंड num2, इनके अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखना है कि जिन वेरिएबल्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है डिक्लेयर इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद ही हम उस वेरिएबल्स को यूज कर पाएंगे। अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है और प्रोग्राम में आप उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे एरर आने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, num1 एंड num2, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ, हम अपने प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बता रखा है कि हमने अपने प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, num1, num2 एंड sum। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे मेमोरी में 3 को ब्लॉक बन जाएगा 2 बाइट का। अब 2 बाइट क्या होता है, क्यों बनता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने समझा था कि जो हमारा इक्वल टू होता है, ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड में वेरिएबल्स हो और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन करके स्टेटमेंट लिखा हो और साथ ही साथ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर कोई वेरिएबल्स लिखा हो तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के नाम से जाने। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑपरेटर के ऊपर ही है कि ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसमें हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, मैं इस लाइन को जरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स बना हुआ है, num1 के लिए, num2 के लिए एंड सम के लिए, ये 3 वेरिएबल्स बना हुआ है। तो जैसे ये स्टेटमेंट हमारा चलेगा तो num की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10, num2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो यहाँ तक हो चुका है। जैसे ये हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि num1 की वैल्यू एंड num2 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा और तीसरा जो वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, सम है ना, इस सम के अंदर कितना वैल्यू चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करके एडिशन करके उसकी वैल्यू उसमें असाइन हो रहा है। इक्वल टू को हम लोग असाइन ऑपरेटर कहते हैं। अभी हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा कितने प्रकार के ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो वैल्यू है ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट कर देगा 30। क्यों 30 आएगा, क्योंकि हमने सम की वैल्यू को प्रिंट किया है और वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम मॉडुलस डी
फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं जो कि इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यह एक तरह से क्या हो गया, आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो गया, जो कि हमारे प्रोग्राम के सीक्वेंस को बताने का काम करता है कि हमारा पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सीक्वेंस को बताए, उसको हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे टाइप के हैं जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि सीक्वेंस है, डिसीजन है, स्विच है, केस है, बहुत सारे टाइप के हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा है। इन तमाम सारी चीजों को देखेंगे। एक और इंस्ट्रक्शन होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लूप कहते हैं। तो आने वाले क्लासेस में सारे कंट्रोल स्टेटमेंट, सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने 3 कैटेगरी देखा था और तीनों का हमने बता दिया। यहाँ पे डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में, ये सारे के सारे प्रोग्राम लिखे हैं ताकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये रहा इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल, और उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल टू साइन दिखाई दे रहा है, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, तो इसके साथ जो वैल्यू पड़ा हुआ है, जैसे कि num2 की वैल्यू और num1 की वैल्यू, इसको हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड जो काम करते हैं उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो हम यहीं पे ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। 2 + 4 अगर हमने लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 4 जो है, यहाँ पे प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, और 2 और 4 क्या कहलाएगा, ऑपरेंड कहलाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ऑपरेटर और ऑपरेंड में डिफरेंस है, जो वैल्यू है, डेटा है, कांस्टेंट है, उसको हम ऑपरेंड कहेंगे, और जो ऑपरेशन होने वाला है, वो जो सिंबल है जो बताए कि उन दोनों ऑपरेंड के साथ क्या ऑपरेशन हो, उस सिंबल को हम लोग ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऑपरेटर देखते हैं हमारे पास कितने सारे टाइप के ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स के ग्रुप हमने 6 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि -5। अब ये जो माइनस सिंबल लगा हुआ है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ लगा हुआ है, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। बस ये साइन को बता रहा है कि नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, तो इसको यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। दूसरा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या फिर इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब होगा कि ये 2 ऑपरेंड के साथ काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 10 - 5, यानी कि इसके साथ 2 ऑपरेंड लग रहे हैं माइनस के साथ, तो ये माइनस अब क्या काम करेगा, तो माइनस करने का काम करेगा। अब यहाँ पे साइन नहीं है, अब ये कैलकुलेशन करेगा, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह के और भी हम सारे टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे ग्रुप को पहले बता देते हैं। तीसरा ग्रुप आता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो भी नंबर हम लिखते हैं उसको बीट में कन्वर्ट कर देता है। बीट क्या होता है, तो 0 1 के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं उसको बीट कहा जाता है। अगर बीट और बाइट नहीं पता है कैसे कन्वर्जन होता है, तो मैं ऊपर एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप बीट बाइट का कन्वर्जन सीख सकते हैं, जिससे कि जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा ग्रुप है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, तो 2 ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताता है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। इन तमाम सारे चीजों का 2 वैल्यू के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। इसको हम लोग कंपैरिजन भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये गेट होता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, इस तरह के जितने भी गेट्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में जो आता है, छठा नंबर जो होता है हमारा, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू को असाइन करता है। तो जो सीक्वेंस हमने दिया हुआ है, ऑपरेशन भी इसी सीक्वेंस में होता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है और कोई असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो पहले आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेशन होगा। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि हमने लिखा था सम असाइन, लाइक हमने लिख दिया 10 + 5, है ना, ये हमने काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, अब वैल्यू इसकी इसमें ट्रांसफर होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिस सीक्वेंस में हमने इन ग्रुप को लिख रखा है, इसी ग्रुप में, इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट भी करेगा।
आगे की क्लासेस जब आप देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है। तो हम इन 6 ग्रुप को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, इसलिए बोर नहीं होना। इस प्रोग्राम को, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पहले ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर है, तो आइए हम देखें। और यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है कि जो यूनिरी ऑपरेटर है उसको काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगा, उसके दो से अधिक की जरूरत नहीं है, वो एक ही ऑपरेंड के लिए काफी है। इसका लिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। इस लिस्ट का आप देख सकते हैं, प्लस है, सिंगल प्लस है। तो ये जो प्लस साइन हम बताते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो ये प्लस माइनस उसके लिए यूज किए जाएंगे। आपको डबल प्लस एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज कर देता है, एक नंबर उसमें ऐड कर देता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है और हम अपने प्रोग्राम में इन सबको बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। और इससे हमारा काम का जो परफॉर्मेंस है, हमारे प्रोग्राम का जो स्पीड है वो हेवी हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पीड एनहांस हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है इन सारे प्रोग्राम को। खासकर हम सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले ऑपरेटर हैं, इसमें से हम प्लस प्लस यूज करेंगे, माइनस माइनस यूज करेंगे, एस्ट्रिक्स यूज करेंगे, एम्परसन यूज करेंगे एंड साइज ऑफ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। इन सारे ऑपरेटर्स का हम लोग अपने प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। तो इसका मैं एक दो एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगा, तो आप टेंशन ना लें, मैं हर एक ऑपरेटर्स को आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक और ऑपरेटर्स आपके सामने रख देता हूं, दोनों का साथ में एग्जांपल दे दूंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि ये भी बहुत इजी है, रोजमर्रा की लाइफ में भी आप यूज करते हैं, तो यहाँ आप इजिली समझ सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होता है, इसको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बीच में हमारा रहेगा ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स के भी नाम से जानते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, उसी को ये दूसरे शब्द में लिख दिया। चलिए मैं इसको लिस्ट दिखा देता हूं। लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो काम होने का जो सीक्वेंस है ना, सबसे हाई प्रेसिडेंस लेवल जो है वो किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। यानी कि ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, तो इसमें सबसे पहला किसका काम होगा? मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। आप लोग मैथ में बोर्ड मास नियम पढ़े होंगे, पहले ब्रैकेट होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस सीक्वेंस में मैंने टेबल में वैल्यूज दे रखे हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो हाई प्रेसिडेंस लेवल है, और ठीक वैसे ही नीचे चले जाइएगा, लो प्रेसिडेंस लेवल है। यानी कि जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, फिर डिवीजन का होगा, फिर मॉडुलस का होगा, फिर प्लस का होगा और फिर माइनस का होगा। तो ये इसका तरीका है। एंड साथ के साथ एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? तो ये लेफ्ट टू राइट काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप जरा यूनिरी ऑपरेटर्स के जरा ध्यान से देखें। मैं बैक आता हूं जरा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा यूनिरी ऑपरेटर है, यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है, यानी कि राइट साइड से ये सॉल्व होते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। एंड जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ये ऑपरेशन होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है कैलकुलेशन करने के टाइम पे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम के साथ आपको बताऊंगा। तो प्रोग्राम करने के लिए मैं टर्बो सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ, वहां पे मैं प्रोग्राम को आपको करके दिखाऊंगा। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारा ऐप ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें कोड करने वाला हूँ। तो कोड करने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है कि अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना होता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से मैं अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे वॉइड डेटा टाइप के साथ, यानी कि ये रिटर्न वैल्यू जो होगा इसका कुछ नहीं होगा, ये बिना किसी वैल्यू को रिटर्न करते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या रहेगा? नम, और उसका डेटा टाइप क्या है? इंट, यानी कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा है। और इसके साथ साथ हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, लाइक हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों का काम हो जाता है। ठीक है, अगला हम अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन इसका हो गया। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन क्या होगा आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लेकिन एक यूनिरी ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे। ठीक है, हम अपने वैल्यू को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज किया, और चूंकि हम फॉर्मेटेड वैल्यू में प्रिंट करने वाले तो हमें डेट
फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा जो कि है मॉडुलस डी इंटीजर वैल्यू के लिए। एंड हम यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं कि जो नम की वैल्यू है वो कितना है, उसके लिए हमने नम इक्वल टू मॉडुलस डी लिख दिया। मॉडुलस डी लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमें वेरिएबल भी तो देना पड़ेगा, तो कॉमा के बाद हमने वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अभी हम जस्ट सिर्फ वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने गेट ch फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को रन कराने से पहले मैं इसको कंपाइल करूंगा, कहीं एरर तो नहीं है। अच्छा हाँ, रन कराने से पहले, कंपाइल करने से पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेन में मैंने टी एक्स्ट्रा दे रखा है, आपने बताया भी नहीं। खैर कोई नहीं, मैंने इसको करेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने F9 बटन प्रेस किया और यहाँ पे कंपाइल हुआ, 463 लाइन कंपाइल हो चुका है जिसमें नो एरर एंड नो वार्निंग 0 रहा है। एंटर प्रेस हमने किया, कंपाइल हो चुका है। अब बारी है रन करने की। तो रन करने के लिए मैंने कंट्रोल F9 बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन के नम की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक यूनिरी ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है। लाइन चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा /n बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि न्यू लाइन में प्रेस होगा, थोड़ा सा एक लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यूनिरी ऑपरेटर यूज करूंगा, यानी कि मैं प्लस साइन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं यूनिटी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगर मैंने पहले लगा रखा है तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू बढ़ाएगा देन प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यही प्लस में पीछे की तरफ लगाता, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पीछे लगा दिया, तो ये पहले नम की वैल्यू को यूज करेगा, यानी कि पहले वो प्रिंट कर रहा है देन उसको वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं वैल्यू को प्लस करता हूँ फिर नम की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो अब मैं कंट्रोल F9 किया तो अभी आप देखेंगे इसका जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया और उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही पोस्ट इंक्रीमेंट करता, बाद में मैं इंक्रीमेंट करूंगा, पहले नम की वैल्यू को यूज कर लेता हूं, पहले उसको प्रिंट कर लेता हूं, फिर मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा, तो देखिए वो 5 का 5 ही रह जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से कंपाइल किया, रन किया, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है। एक्चुअली अब जो रैम में जो नम की जो वैल्यू है वो 6 हो चुका है, लेकिन 6 होने से पहले नम की वैल्यू को वो प्रिंट कर दिया। ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले काम हो गया, बाद में वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा। लेकिन यही मैं अगर पहले प्लस लगा देता तो ये होता प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वैल्यू बढ़ाएगा देन उसका यूज करेगा। तो ये अब आपके काम के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, यूज के हिसाब से आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ये अब आपकी चॉइस रहेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस यूज कर दूं तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू कम कर देगा, यानी कि ये 4 कर देगा। मैं एक बार रन करा के दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए कि इसकी जो वैल्यू हो चुका है वो 4 हो चुका है। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक तो यूनिटी ऑपरेटर हमने समझ लिया, एक बाइनरी ऑपरेटर भी हम समझ लेते हैं कि जो नम की वैल्यू है इसी में एक और नम की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। नम प्लस नम हमने कर दिया, तो एक जो नम की वैल्यू है तो वही तो वेरिएबल है, तो इसमें रख दिया 5। फिर दूसरा जो नम की वैल्यू है ये भी 5 ही है, तो 5 + 5 अगर होता है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से आउटपुट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको यूज करता हूं। तो इसको यूज करा, मैंने रन किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन में कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 5 था और 5 हमने उसमें उसी को और ऐड कर दिया और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो चुका है ये 10 आ चुका है। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर। इसको काम करने के लिए 2 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ रहा है। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया -num, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने +num। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई दे रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो पहला नम -num लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो माइनस है ये क्या कर रहा है, ये यूनिटी ऑपरेटर हो गया। ये साइन माइनस कर दिया, यानी कि नम कितना है, 5 है नहीं, तो 5 में माइनस कर दिया तो ये -5 हो गया। और यहाँ पे ये जो बता रहा है -5 में +5 कर दो तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे लिए क्या आउटपुट देता है, क्या एरर देगा कि क्या देता है। तो अभी हमने रन किया, तो रन करने के बाद इसका आउटपुट स्क्रीन जरा देखें तो वाकई 0 आ चुका है नहीं। तो यहाँ पे यूनिटी और बाइनरी हमने दोनों यूज किया। तो यहाँ जो -5 नम लिखा हुआ है ये यूनिटी ऑपरेटर है और यह जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। इस तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टार सिंबल का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेंड के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज किया। अगर मैं अब रन कराऊं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 5 × 5 = 25 आ चुका है।
आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, आपके सारे प्रोग्राम्स को यूज करना है, ठीक है। तो एक और मैं आपको साथ एक और काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने num ले लिया, एक और हम ले लेते हैं num2 ले लेते हैं, ठीक है। और num2 की जो वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं लाइक 3। अब दो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हमने कर दिया। अब थोड़ा मैं इसके इंस्ट्रक्शन में, इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा फेरबदल करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा num प्लस num2 इनटू num, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा, आप जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो num की वैल्यू है वो कितना है, 5 है। num2 की वैल्यू जो है वो कितना है, 3 है। एंड num की वैल्यू कितना है, तो फिर से 5 है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। 8 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट टू राइट काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम प्रेसिडेंस लेवल को भी ध्यान में रखेंगे। तो प्रेसिडेंस लेवल कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 5 में हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। और 15 में हम 5 और ऐड कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट आ रहा है। प्रेसिडेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कुछ और आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंस लेवल को आपको यूज करना है। चलिए मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। इसकी जो रन करने की वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 20। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार और आपको प्रेसिडेंस लेवल वाला लिस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंस लेवल जो है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसलिए सबसे पहला वर्क मल्टीप्लिकेशन का हुआ है। और इसी तरह के आप ढेर सारे कैलकुलेशन करें ताकि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, वहां से आप उसको देखें, उसको सॉल्व करें और उसका कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही कैलकुलेशन हुआ है या नहीं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो लेक्चर रहा वो आपको बेहतर समझ में आया है। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अगले ऑपरेटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।